पांडे सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर चैनल एंड मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं कि आपने मुझे बुलाया। दूसरा ये है, जो भी थोड़ी बहुत जानकारी ये मुझे है, मैं जरूर चाहूंगा मैं इस पे शेयर करूं और आपके दर्शकों के लिए और सबके लिए वो बेनिफिशियल हो। वैसे बाय द वे मैं पीएचडी भी कर रहा हूं पाइनियल ग्लैंड पे, तो मैं वैसे अगर देखता हूं तो रिसर्च पेपर्स भी बहुत ज्यादा कम हैं as far as pineal gland is concerned, because it is considered a vestigial organ as far as modern medicine is concerned. तो ये कौतूहल जागा ये सोच के कि कैसे इतने इंपॉर्टेंट ग्लैंड को वेस्टिजियल ऑर्गन ये कह दिया गया है। और तो और जो आपकी नाभि है, द navel is also a vestigial organ as far as modern medicine is concerned and the modern thinking is concerned, कि ये तो माँ के साथ जुड़ा था गर्भ में, उसके बाद तो इसका कोई फंक्शन नहीं है। तो मैं ऐसे बुद्धिजीवियों से ये पूछना चाहूंगा कि आपकी नाभि में कॉटन रोज कौन रखता है? ये एक प्रश्न है। आप जितना मर्जी इस पे डीप जाएं, लोगों को लगता है कि वो अपने जो इनरवेयर है उससे आता है। तो उन लोगों के नावल में ये कैसे आता है जो जंगल में रहते हैं, जो कोई कपड़े नहीं पहनते हैं, उनके नाभि में कॉटन कहाँ से आता है? तो गंदगी है, ये एनवायरनमेंट से आता है। प्रॉब्लम क्या है कि हम बाहर देखने की बजाय हम अंदर देखते ही नहीं हैं, और राइटली सो, क्योंकि हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं दे आर डायरेक्टेड आउटवर्डली, not inwardly. So pineal gland is the seat of the soul. Yes, it's true. This has been the saying throughout history. अगर आप ठीक से हिस्ट्री खंगालें तो पाइनियल ग्लैंड आपको हर जगह मिल जाएगा। शिव शंभू से शुरू करके आज के युग तक पाइनियल ग्लैंड हैज ऑलवेज इंट्रीग्ड द वर्ल्ड। चाहे वो कितने भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस हो, चाहे वो इजिप्ट की सिविलाइजेशन हो, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, चाहे वो बेबीलोनिया हो, चाहे वो भारत का सिविलाइजेशन हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो जापानीज हो, चाहे वो कोरियन सिविलाइजेशन हो, या माया, इंका, स्टेपिस, इतने ही पुराने सिविलाइजेशंस, या रोमन एम्पायर हो, या ये सिविलाइजेशंस हो, सभी के लिए इंट्रीगिंग ग्लैंड रहा है पाइनियल ग्लैंड। और बहुत सी चीजें, इजिप्ट का जो सबसे कल्चर्ड सिविलाइजेशन माना जाता था, जैसे कहते थे यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, तो इजिप्ट जैसे कहा गया था, उन जेंटलमैन का मुझे नाम नहीं याद है, जो उन्होंने कहा था कि जैसे ब्रह्मांड में है वैसे ही इजिप्ट में है, ऐसा कहा था उन्होंने। तो इजिप्ट का पूरा सिविलाइजेशन पाइनियल ग्लैंड एंड थर्ड आई पे बेस्ड है। आज भी इजिप्ट का सिंबोलिज्म में आप देख लीजिए, थर्ड आई दिखाया जाएगा, एक आंख दिखाई जाती है, और उस आंख का शेप आपके हिपोकैम्पस गायरस और जहां पे पाइनियल ग्लैंड सिचुएटेड है वैसा ही है। तो ये है इंट्रोडक्शन पाइनियल ग्लैंड का। नाउ वी कम टू द एनाटॉमी ऑफ द पाइनियल ग्लैंड। शुरू करने के पहले मैं एक $1 का नोट दिखाना चाहूंगा, जो मैं डॉक्टर रंजन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करें। $1 का नोट अगर गौर से देखें तो इसके लेफ्ट साइड में एक पिरामिड है। अमेरिका क्लेम्स टू बी द मोस्ट पावरफुल नेशन ऑफ द वर्ल्ड। उसका यूनिट करेंसी है। यूनिट का क्या वैल्यू है, ये जो लोग जानकार हैं वो जानते हैं यूनिट का क्या वैल्यू होता है। ये यूनिट करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज नॉट नोन फॉर पिरामिड्स। तो इस यूनिट करेंसी में ये पिरामिड क्या कर रहा है, ये इंट्रीग होने वाली बात है। दूसरा, पिरामिड के ऊपर अगर गौर करें, एक आंख है,
वो किसकी आंख है, वो कौन सा आंख है, वो आंख क्या देख रही है। जितने डीप आप इन क्वेश्चंस में जाएंगे उतने आपको आंसर्स नहीं मिल पाएंगे। एंड आई फील फॉर द पाइनियल ग्लैंड गूगल इज अ वेरी बहुत पुअर माध्यम है आगे बढ़ने के लिए। सिंस आई एम डूइंग पीएचडी, तो मैं जानता हूं कि जो गूगल से इंफॉर्मेशन मिलता है वो इतना इनसफिशिएंट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, इसका कोई हिसाब नहीं है। अब हम आ जाएं एनाटॉमिकली पाइनियल ग्लैंड पे। पाइनियल ग्लैंड, बॉडी में हर चीज दो है, दो आंखें, दो नॉस्ट्रल्स, दो कान, दो लंग्स, दो हाथ, दो पैर, हर चीज डुअल है। बॉडी में सिर्फ एक ऑर्गन ऐसा है जो सिंगल है, नॉन डुअल, अद्वैत, और वो है पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड को वेस्टिजियल ग्लैंड प्रूव करने के लिए मॉडर्न मेडिसिन ने बहुत कुछ किया है। पाइनियल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ पाइनियलोसाइट्स। वहां पर जाके मॉडर्न मेडिसिन रुक जाती है। कभी ये बुक्स में क्यों नहीं है कि पाइनियलोसाइट्स में रॉड्स एंड कोन्स हैं? रॉड्स एंड कोन्स कहां होते हैं? आंख में होते हैं। तो रॉड्स एंड कोन्स पाइनियलोसाइट्स में क्या कर रहे हैं? और पाइनियल ग्लैंड का नर्व सप्लाई ऑप्टिक नर्व से क्यों आ रहा है? बात सोचने जैसी है। और वैसे भी भारत के लोग, हम भारत की परंपरा में अगर झांक के देखें तो ये परंपरा रही है कि माथे का बहुत वो रहा है, इंपॉर्टेंस रहा है। औरतें बिंदी लगाती हैं यहाँ पे, और हम लोग टीका लगाते हैं यहाँ पे, और ठीक वहीं पे लगाते हैं जहां पे सरफेस मार्किंग ऑफ द पाइनियल ग्लैंड ऑन द बॉडी कहां पे होगा, वहीं पे हम बिंदी और टीका लगाते हैं और उसको स्टिमुलेट करते हैं। जो लवर्स हैं यहाँ पे किस करते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ सुकून आ गया। ये फीलिंग्स हैं, ये फीलिंग्स, साइंस अभी इस स्थिति में नहीं पहुंची है कि फीलिंग्स को क्वांटिफाई कर पाए। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं, आप अपने बेटे से प्यार करते हैं या अपनी वाइफ से प्यार करते हैं, या किसी से भी प्यार करते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये साइंटिफिकली करेक्ट स्टेटमेंट है, कैन यू क्वांटिफाई द लव? साइंस अभी उस स्थिति में नहीं पहुंची है कि एब्स्ट्रैक्ट चीजों को क्वांटिफाई कर पाए, और इसीलिए इस बात को अनसाइंटिफिक। सो इफ यू आर इन लव और इफ यू लव समवन, दैट्स एन अनसाइंटिफिक स्टेटमेंट। क्या ये ट्रू नहीं है कि आप प्यार करते हैं? अगर ये ट्रू है तो साइंटिफिकली इनकरेक्ट कैसे हुआ? इसीलिए इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं साइंटिफिकली इनकरेक्ट है, मैं ये बोलना पसंद करता हूं कि साइंस अभी उस स्थिति में नहीं पहुंची है कि हर कुछ को क्वांटिफाई कर पाए और साइंटिफिकली करेक्ट मान पाए। सो कमिंग बैक टू द पाइनियल ग्लैंड अगेन। अब मैं चाहूंगा ये इंट्रोडक्शन के बाद यू शुड आस्क मी क्वेश्चंस सो दैट यू नो इट विल बी अ मोर इंटरैक्टिव सेशन। राइट। पीनियल ग्लैंड सर, मेडिकली बायोलॉजिकली कहा जाता है कि वो हमारे स्लीप को, सर्कैडियन रिदम को रेगुलेट करता है। और हर एक हेल्थ कंडीशन में बोलते हैं अगर नींद अच्छी आएगी तो बंदा ठीक हो जाएगा। ये बात अगर हम डॉट्स कनेक्ट करें फिर तो लगता है कि हाँ ये लॉजिकल है, पीनियल ग्लैंड का हीलिंग इफेक्ट होगा। लेकिन ये मेडिकल कल्चर में नहीं है, एक बात वो। और अगर हम डॉट्स कनेक्ट करें कि पिनियल ग्लैंड को हेल्दी रखते हुए, पिनियल ग्लैंड का केयर करते हुए, स्लीप साइकिल को रेगुलेट करते हुए हम हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। तो पिनियल ग्लैंड पर किस तरह से हमें काम करना चाहिए या जीना चाहिए या रहना चाहिए, क्या हमारा लाइफस्टाइल हो कि पिनियल ग्लैंड ऑप्टिमम फंक्शन करे? ये
हमारे ख्याल से, मैं विथ ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स टू द साइंटिफिक कम्युनिटी, जितने डॉक्टर्स इसको सुन रहे हैं, जितने मेडिकल एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट सुन रहे हैं, उनको विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारा जो अंडर एस्टिमेटेड फंक्शन ऑफ द पाइनियल ग्लैंड, जैसा कहा गया है कि सिर्फ स्लीप को रेगुलेट करता है, पाइनियल ग्लैंड एज फार एज आवर अंडरस्टैंडिंग गोज एक्टिव तभी होता है जब लाइट नहीं होती है। ये मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है, मैं इससे बिल्कुल ही डिसएग्री करता हूं एनीवेज। लेकिन ये मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग अब तक यही है कि जब अंधेरा हो जाता है तो तीसरी आंख जागृत हो जाती है, पाइनियल ग्लैंड जागृत हो जाता है और आपको सुला देता है। तो पहला क्वेश्चन, आई एम श्योर आपको पता होगा, देयर आर अ फ्यू डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन साइंस। अगर आप 10 डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन साइंस टाइप करेंगे तो पहला आएगा व्हाट इज कॉन्शियसनेस, दूसरा आएगा आप ड्रीम क्यों करते हैं, आप सपने क्यों देखते हैं। दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन इन साइंस, और इस डिफिकल्ट क्वेश्चन को आज तक कोई आंसर नहीं कर पाया। तो आपको मैं थोड़ा सा हॉलोनेस दिखाना चाह रहा हूं। हम अब तक बहुत हॉलो हैं as far as science is concerned, it is very hollow. Why? Because जैसे the highest known equation to mankind क्या है, highest known scientific equation to mankind अब तक string theory prove नहीं हो पाई है, अब तक उस पे नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया है, प्रूव नहीं हो पाई है। तो what is the next best scientific equation that we know? E is equal to mc square, isn't it? इसके ऊपर कोई और साइंटिफिक इक्वेशन अब तक नहीं है। तो कभी हमने गौर किया कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर का क्या मतलब है, क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया गया? बिकॉज एनर्जी और मास को एक ही प्लेटफॉर्म में लाया गया, मास को एनर्जी से इक्वेट कर दिया गया, ये बहुत बड़ी बात थी। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। मान लीजिए ये मास है, इसको अगर सी स्क्वायर, सी इज कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट मान लिया गया है, सी स्क्वायर के फोर्स से इस मास पे इतना फोर्स लगा दिया जाए तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यही है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, और हम जब चाहेंगे उस एनर्जी को कूल डाउन करके मास बना सकते हैं, यही मतलब हुआ उसका। तो हमें कहां प्रॉब्लम आ रही है समझने में कि सूक्ष्म रूप धरि सिय ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संघारे। हमें कहां प्रॉब्लम आ रही है ये बात समझने में? बात ये है कि साइंस को हमने स्पिरिचुअलिटी से कभी जोड़ने की कोशिश नहीं की। नहीं तो आप अगर देखेंगे, शंकर भगवान के त्रिशूल की तरह या आर्क ऑफ द कवेनेंट की तरह साइंस और स्पिरिचुअलिटी जब चले थे एक साथ तो ये डाइवर्जेंट थे। ऐसा लगता था कि या तो आप स्पिरिचुअल हो या साइंटिफिक हो, लेकिन उनके त्रिशूल की तरह ऐसे होके अब ये मिल रहे हैं। सो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी आर कमिंग टुगेदर। दिस हैज बीन पॉसिबल क्योंकि कॉन्शियसनेस पे जितना ज्यादा काम हो रहा है वर्ल्ड वाइड, उस पे ऐसा लग रहा है कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी मिल रहे हैं। और तब ये ज्यादा फोर्स पकड़ लिया जब क्वांटम आया, क्योंकि आपने जिन जिन मनकों पे, जिन जिन पैरामीटर्स पे ये वर्ल्ड बेस्ड है आज, वो सारे पैरामीटर्स रॉन्ग प्रूव हो चुके हैं, और मोस्ट ऑफ देम रॉन्ग प्रूव होने के रास्ते में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर दिस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये था ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब है डार्विन्स थ्योरी, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। अब ये बात समझ में आ गई है कि ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड नहीं है, कोऑपरेटिव वर्ल्ड। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल जेनेटिक बेसिस ऑफ डिजीजेस है। जीन्स आर द बेसिस ऑफ
all diseases, and since you are a victim of your genes, so you cannot escape. ऐसा 5 साल पहले माना जाता था. एपिजेनेटिक्स ने आके इसकी पूरी डायमेंशन ही चेंज कर दी कि जीन्स रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है. जीन्स हो सकते हैं जीनोटाइप में, वो फिनोटाइप में कभी ना आए. ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी सोच पे डिपेंड करता है. मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा. मान लीजिए एक बीज है, बीज इंटरनली प्रोग्राम्ड है पेड़ बनने के लिए, उसमें कुछ भी और प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं. क्या फैक्टर है कि बीज को आपने कहीं मिट्टी में फेंक दिया वो पेड़ बन सकता है, कहीं डेजर्ट में फेंक दिया वो पेड़ नहीं बनेगा, वो खत्म हो जाएगा. सो व्हाट वाज इंपॉर्टेंट? द सीड वाज नॉट इंपॉर्टेंट, द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वाज इंपॉर्टेंट. इसी को एपिजेनेटिक्स कहते हैं. अगर मैं बहुत कॉमन लेमैन टर्म में समझाना चाहूं कि जेनेटिक्स क्या है और एपिजेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स वो सीड है और एपिजेनेटिक्स वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है. तो आप अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ठीक से चेंज कर पाए तो वो जीनोटाइप फिनोटाइप में ना आए. ये संभव हो सकता है, ये संभव हो रहा है. ये मॉडर्न मेडिसिन है और ये एपिजेनेटिक्स है फॉर यू इन अ लेमैन टर्म्स. राइट सर, epigenetics is very unrated field as of now. धीरे धीरे epigenetics की पॉपुलैरिटी होनी तय है. सर आपने बहुत अच्छा बोला. कॉन्शियसनेस सबसे ज्यादा अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन है साइंस का. कॉन्शियसनेस छोड़िए, मेडिकल साइंस, मेडिकल लिटरेचर में तो अभी तक माइंड भी नहीं आया है ठीक से. कहीं पे भी हम बस बॉडी को एक मशीन की तरह देखते हैं. माइंड का भी क्या रोल है, माइंड का, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का, उसकी तो डिस्कशन हो ही नहीं रही मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस में. सर कॉन्शियसनेस पर जब आए हैं समझने के लिए, तो किसी भी टॉपिक को समझने के लिए पहले उसको डिफाइन करना होता है. अगर कॉन्शियसनेस को डिफाइन करने की हम कोशिश करें तो हम हमें किस तरह से, बिल्कुल एक लेमैन के हिसाब से क्या कहें? एक चीज होती है, कॉन्शियसनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस. Individual consciousness is your experience of the whole world as far as your जो आपकी पांचों इंद्रियां, the 5 special senses are concerned and your experience of them. इसको समझने के लिए, कॉन्शियसनेस को समझने के लिए दृष्टि नहीं चाहिए, दृष्टा चाहिए. मेरे को मालूम नहीं है कितने लोग ये बात समझ पाएंगे. आपको दृष्टा बनना पड़ेगा कॉन्शियसनेस को समझने के लिए. दैट मीन्स यू आर एन ऑब्जर्वर. व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग? यू आर ऑब्जर्विंग योरसेल्फ. सो यू हैव टू कम आउट and observe yourself. That is the experience that you get at any given point in time. That experience is called your own consciousness. And आपका, मेरा, इस पेड़ का, उस चिड़िया का, सभी के जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है मिल जाते हैं तो इसी को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहते हैं. So individual consciousness is that experience that you are getting through your 5 senses at any given point in time, which is contributing to the universal consciousness. Although ये मैं ट्राई किया बहुत सिंप्लीफाइड वे में, चूंकि आपका क्वेश्चन आउट ऑफ द ब्लू था, मैं ट्राई किया बहुत सिंप्लीफाइड वे में ये बताने में, बट आवर्स एंड डेज एंड मंथ्स टुगेदर इस बात पे बात की जा सकती है. वी नो दैट. यस सर, बिल्कुल वेरी ट्रू. कॉन्शियसनेस टॉपिक है ही इतना डीप. कॉन्शियसनेस पर इट इज, क्वांटम फिजिक्स ने ज्यादा कॉन्शियसनेस पर, इसमें मैं आपको रोक के एक बात मैं भूल गया बोलना. जो हम अनकॉन्शियस बोलते हैं, जब हम एनेस्थीसिया, मैं एनेस्थेटिस्ट से पूछना चाहूंगा कि क्या वो बता सकते हैं कि एनेस्थीसिया तो देते हैं, पेशेंट एनेस्थेटाइज कैसे होता है, व्हाट इज द प्रोसेस? आप सरप्राइज हो जाएंगे कि एनेस्थेटिस्ट ये आंसर नहीं कर पाते हैं. वो सिर्फ बोलते हैं हो जाता है ऐसे.
उसका प्रोसेस क्या है हम नहीं जानते। पहली बात तो वो रॉन्ग वर्ड है, अनकॉन्शियस। यू कैन नेवर बी अनकॉन्शियस, यू कैन बी अनअवेयर। दैट इज द राइट वर्ड टू बी यूज्ड रादर देन अनकॉन्शियस। बिकॉज जब भी आप कॉन्शियसनेस और इसकी बात करते हैं, इमीडिएटली यू स्ट्राइक द पाइनियल ग्लैंड। Immediate strike, the first gland to be stricken is the pineal gland. और इसी कड़ी में altered consciousness आप ये बोल सकते हैं, when you are giving anesthetizing agents, you alter the consciousness. Yes. और altered consciousness के लिए संस्कृत में एक बहुत अच्छा टर्म है, आई एम श्योर आप अवेयर होंगे, भंग, जिसको भांग कहते हैं। भंग मीन्स व्हाट? आप इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को भंग करके दूसरे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं। और याद रखिएगा, हमेशा जो भी कृत हुए हैं, जो नॉर्मल से ऊपर कृत है वर्ल्ड में, वो कभी भी यूजुअल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में नहीं हुए हैं, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में हुए हैं। जब तक ये नहीं होगा, उसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। उसी को जगाने के लिए हम नशा करते हैं, क्योंकि वी वांट टू गो इनटू दैट ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। और इसका जो डिवाइन सीट है वो पाइनियल ग्लैंड है। कोई भी चीज जो पाइनियल ग्लैंड पे हिट करती है वो आपके स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस को ऑल्टर कर सकती है, उसमें वो पावर है। एंड नॉट ओनली दिस, आप एक कैमेलियन को देखिए। वैसे मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगा कैमेलियन के पहले, आपको क्या लगता है नागिन बदला ले लेती है क्या? मैं वैसे पूछ रहा हूँ बिकॉज इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर पीपल टू नो। नो आइडिया सर। मैं बाकी लोगों से भी कभी पूछना चाहूंगा, वो बोलेंगे टीवी सीरियल में तो ले लेती है, मालूम नहीं सच में लेती है कि नहीं। पक्का लेती है, पक्का लेती है। मैं आपको बताता हूं कैसे। कभी आपने गौर से सांप को देखा है? बिना हाथ पैर के आपसे तेज भाग सकता है, बिना हाथ पैर के, बिना कान के आपसे ज्यादा सुन सकता है। वो कोई भी वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ सबसे पहले सांप सुनता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा जमीन पे है। आप सिर्फ अपने पैरों से जमीन पे हैं, वो पूरा का पूरा जमीन पे है। तो अर्थ के वाइब्रेशन को सांप से अच्छा कोई जानता नहीं। दूसरा, कभी आपने सोचा नहीं कि शंकर भगवान के गले में सांप क्यों है? विष्णु भगवान सांप की शैया पे क्यों सो रहे हैं? जितने पुराने गॉड्स हैं उनका सांपों से क्या लेना देना है? चाहे वो इजिप्शियन गॉड्स हो, चाहे वो ग्रीक गॉड्स हो, चाहे वो रोमन गॉड्स हो, सभी के साथ सांप क्या कर रहे हैं? सांपों से आपका क्या रिश्ता है? ये सोचने जैसी बातें हैं। वैसे जितनी नॉलेज मुझे है, मैं उसमें ये बताना चाहूंगा कि आप 3 डायमेंशन में देख सकते हैं, द एक्स एंड द वाई एंड द जेड। आप 3 ही डायमेंशन में। अगर चौथे डायमेंशन में आपके बगल में शंकर भगवान बैठे हों, आपको दिखेंगे नहीं। कभी आप जंगल में जाओ, चौथा डायमेंशन अगर कोई जानना चाहेगा तो मैं उनको एक एग्जांपल दूंगा। कभी आप जंगल के रास्ते कहीं जा रहे हैं, एक हम सी आवाज आती है, वो क्या आवाज है? कभी किसी ने सोचा नहीं वो क्या आवाज है? वो हमिंग बर्ड की आवाज है। हमिंग बर्ड 4th डायमेंशन में चलती है, उसका सिर्फ साउंड आता है, आपको दिखाई नहीं पड़ती है। वो इट इज इन द 4th डायमेंशन, इसलिए दिखाई नहीं पड़ती है। जब वो रुक के कहीं कोई पेड़ पे बैठती है तो आप देख सकते हैं, बिकॉज देन इट कम्स इन योर डायमेंशन ऑफ परसेप्शन। सांप 7 डायमेंशन में देखता है, आप 3 उसके लिए उस दीवार का कोई मतलब नहीं। जिस दीवार के पीछे आप छुपे हैं, सांप के लिए उसका कोई मतलब नहीं, वो पक्का देख लेगा वो। सो इट्स अ वेरी, आपको नहीं लगता है इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे एलियन क्रीचर सांप है? अगर ठीक से देखें तो इट इज वियर्ड, एज फार एज फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म। I mean, it should be a more divine term. Weird is not a divine term, but वो आपकी परिकल्पना के बाहर की चीज है। जी, so we proceed with
पीनियल ग्लैंड के बारे में जब बात हो रही है, परसेप्शन की बात हो रही है, तो पीनियल ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए, परसेप्शंस को एक्सपैंड करने के लिए, कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? आप देखें, पाइनियल ग्लैंड सबसे पहले तो, जैसे मैंने ये बताया, इट कंसिस्ट ऑफ पाइनियलोसाइट्स व्हिच हैव rods and cones and it is connected to the optic nerve. ऑप्टिक नर्व ही आपको साइट प्रोवाइड करती है, लेकिन विजन प्रोवाइड करता है पाइनियल ग्लैंड, अगर वो एक्टिव है तो, या जिस भी स्टेट में है उसको एक्टिव किया जा सकता है, कोई भी एक्टिव कर सकता है उसको, उसके लिए बहुत ही यत्न करने पड़ते हैं। थोड़ा सा इतिहास में हम अगर जाएंगे, शंकर भगवान से लेके बहुत रीसेंट हिस्ट्री तक, तो बहुत रीसेंट हिस्ट्री में, अभी तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात चल रही है कि ये कोविड थर्ड वर्ल्ड वॉर है या पता नहीं क्या है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक तो हमारे पास रिटन हिस्ट्री है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट इंसान था हिटलर। वर्ल्ड में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो हिटलर को नहीं जानता हो। वियर्ड बात ये थी कि पूरे के पूरे, उसको बोलते हैं, पूरे के पूरे विश्व के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को ऑल्टर कर देना, उसको हिप्नोटिज्म में ये सभी कुछ संभव है, ये मैं आपको बताऊं, और ये लोग करते आए हैं। द रूलर्स, देयर आर टू कैटेगरी ऑफ पीपल, द रूलर्स एंड द रूल्ड। रूलर्स ये करते आए हैं, कॉन्शियसनेस को ऑल्टर करते आए हैं, और उनके पास सभी माध्यम है कि आपके पास आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये कैसे घुस जाए, उनको ये तो कला आती ही है, जो बड़े लीडर्स हुए हैं वर्ल्ड वाइड। हिटलर की बात करें तो हिटलर के जितने प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, मान लीजिए 1 लाख उसके सोल्जर्स थे, तो 4 लाख प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। प्रिजनर्स ऑफ वॉर अगर एक साथ मिल जाते तो उसके सोल्जर्स को भी मार सकते थे। हिटलर को यह बात पता थी, लेकिन प्रिजनर्स ऑफ वॉर उसको प्यार करते थे, और जो प्यार नहीं करते थे उसको डेथ चेम्बर में टॉर्चर करके वो डेथ दे देता था। इतिहास है ये। तो उसने ऐसा क्या किया था कि वो, उसके प्रिजनर्स ऑफ वॉर उसको प्यार करते थे? मैं आपको बताता हूं क्या क्या किया था उसने। उनके खाने के टैंक के बगल में, मतलब पीने के टैंक के बगल में, पानी के टैंक के बगल में फ्लोराइड का टैंक रखा हुआ था, और फ्लोराइड मिला मिला के पानी देता था उनको। तो वो उसके गुलाम बन गए थे। मैं ये बात वैसे भी सबसे पूछना चाहूंगा कि जो 2 बार ब्रश करते हैं आप, और जो इतना एडवर्टाइजमेंट होता है कि दांत आपके इतने गंदे हो गए हैं कि आपको 2 बार ब्रश करना है, और वो भी पेप्सोडेंट टूथपेस्ट से, कोई ऐसा टूथपेस्ट बन नहीं सकता इसमें फ्लोराइड ना यूज हुआ हो। और मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स टू डेंटल फ्रेंड्स एंड डेंटल सर्जन्स एंड डेंटिस्ट्री फॉर दैट मैटर, मैं ये चाहूंगा कि मेरे सामने वो लाए जाएं कि फ्लोराइड से आपने कितने दांत को वाइट कर लिया, कितने कैविटीज को प्रिवेंट कर लिया, और क्या रीजन है, आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड क्यों है, इसका क्या साइंटिफिक बेसिस है। जब आप डीप जाएंगे तो आप देखेंगे कोई इसको आंसर नहीं कर पाएगा। इसका कोई बेसिस नहीं है कि फ्लोराइड क्यों है, क्यों आपके पैकेज्ड फूड में फ्लोराइड यूज किया जाता है। ये कैल्सिफाई करता है पाइनियल ग्लैंड को, ताकि आप अद्वैत की स्थिति में कोई भी चीज ना देख पाए, आप स्लेव बन जाएं। इसलिए मैंने वर्ड यूज किया था, रूलर्स एंड द रूल्ड। तो जो रूल्ड हैं वो स्लेव बन जाए, वो सिर्फ उठे, खाना खाएं, अपना काम करें, सो जाएं, फिर सुबह उठे, वही रूटीन में रहें, और इसके बियॉन्ड लाइफ नहीं है ऐसा सोचें। अरे और तो और, अगर आप पीछे जाएंगे इतिहास में, पाइथागोरस
पाइथागोरस को मैड मैन कहा जाता था। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता होगा, सबने सुना होगा। उसको मैड मैन कहा जाता था क्योंकि वो एक चुटिया रखता था और आश्रम में पढ़ाता था और उसके स्टूडेंट्स को आश्रम में रखता था। ये मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं। पाइथागोरस, ही वाज समवेयर इन रोम एंड ही वाज द टीचर ऑफ एरिस्टोटल, सोक्रेट, सबके वो टीचर रहे हैं पाइथागोरस। और पाइथागोरस को संस्कृत आती थी। पाइथागोरस मद्रास में आए थे, वहां से उन्होंने सीखा था, उसको मैडमैन कहा था। उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया था। और पाइथागोरस का दूसरा बुक है ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल्स। भारत को छोड़ के ऐसी कोई कल्चर दुनिया में नहीं है जो ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल्स की बात करे। पाइथागोरस ने कैसे बुक लिख दिया उस पे, उसको संस्कृत कैसे आती थी, ये सब सोचने जैसी बातें हैं। क्योंकि सल्ब सूत्र को अगर संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो पाइथागोरस थ्योरम बनता है। जस्ट मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, भारत को कैसे कैसे इतिहास में दबाया गया है, ये मैं हिंट दे रहा हूं आपको। जो सबसे सिविलाइज्ड नेशन है, जो सबसे प्रोग्रेसिव नेशन अपने आप को क्लेम करता है, अमेरिका, उसका पुराना कल्चर का क्या नाम था? माया कल्चर। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि माया इंग्लिश वर्ड है क्या? माया का क्या मतलब है? हु आर द मायंस? कोई भी कल्चर जानने के लिए आपको उसके गॉड्स को जानना पड़ता है कि वो कौन से गॉड्स को मानते थे। मायंस के गॉड थे शिवाल्वा। कौन है शिवाल्वा? कौन है शिवाल्वा? उसके गले में सांप क्यों है? क्या वो शिवा तो नहीं? ये सोचने ऐसी बातें। आई लीव द ऑडियंस विद दीज क्वेश्चंस, विद दीज इंट्रीगिंग क्वेश्चंस। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ टुडे, द पाइनियल ग्लैंड। मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे आपने बिल्कुल ठीक बोला, द सीट ऑफ सोल, इसको जागृत कैसे किया जाता है, कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो इफ यू, वो एक पाइन कोन की तरह है, पाइन कोन की तरह एनाटॉमिकली दिखता है। उस पाइन कोन को अगर आप एक नारियल के उसको हिलाएंगे, नारियल के एक नारियल को अगर हिलाएंगे तो अंदर में पानी हिलता हुआ आपको सुनाई पड़ेगा। पाइनियल ग्लैंड भी कुछ ऐसा ही है। उसके अंदर लिक्विड है और उस लिक्विड में कुछ क्रिस्टल्स ये घूम रहे हैं, जिसको पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स कहते हैं। अगर उसको ठीक से कंप्रेस किया जाए तो लाइट निकलता है उससे। बाइबल में एक सैम है, वो मैं बोलना चाहूंगा फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, चूंकि क्रिसमस का वो चल रहा है। इफ द आई बी सिंगल, द बॉडी इज फुल ऑफ लाइट। इसका इंटरप्रिटेशन मैंने पोप का भी सुना है, और बाकी लोगों का तो खैर पोप के नीचे ही हैं बाकी लोग। मुझे लगता है कि इसका इंटरप्रिटेशन ये होना चाहिए कि जिस दिन आपने अपनी तीसरी आंख जागृत कर ली, यू विल बी फुल ऑफ लाइट, और आपके पीछे एक हेलो आ जाएगा। आप देखिए जितने भी हमारे मैसेंजर्स रहे हैं, चाहे वो राम, चाहे वो कृष्ण, या वो जीसस, प्रॉफिट मोहम्मद, मुझे लगता है ये सभी लोगों की तीसरी आंख जागृत थी। ऐसा लगता है मुझे, जब व्हेन आई एम गोइंग डीप इन द पाइनियल ग्लैंड, मेरे को लगता है कि इनकी तीसरी आंख जागृत थी। ये बहुत कुछ देख सकते थे जो आम आदमी नहीं देख सकता है अद्वैत की स्थिति में। सो हाउ डू यू इन्फ्लुएंस द पाइनियल ग्लैंड? उसके लिए बहुत यम नियम का बहुत पालन करना पड़ता है। कुछ यम है, कुछ नियम है। अगर आप इस शरीर, जिसको आप डिवाइन नहीं समझेंगे, सबसे पहले तो एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स जब तक आप अपने शरीर के अंदर डालते रहेंगे, कभी इस गार्ब में कि न्यूट्रिशन के लिए जरूरी है, कभी इस गार्ब में कि इस बुक में लिखा है, कभी इस गार्ब में उस बुक में, अपने आप से पूछ के देखें क्या आप ठीक कर रहे हैं?
दूध पीने वालों को, जो लोग बोलते हैं प्योर वेजिटेरियन है, मैं एक्चुअली ये वर्ड जानना चाहता हूँ, प्योर क्यों बोलते हैं? व्हाट यू मीन बाय प्योर वेजिटेरियन? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ दूध पीता हूँ, सो दैट इज इम्प्योर, दैट्स नॉट प्योर। दूध पेड़ पे नहीं उगता है। तो दूध पीने वाले भी, कभी आपने सोचा कि दूध एक माँ से आता है? गाय दूध दे रही है अपने बछड़े को गाय बनाने के लिए, हम क्या बनना चाहते हैं? हम क्यों पी रहे हैं उसको? कोई एक और स्पीशी दिखा दीजिए जो जो दूसरे स्पीशी का दूध पीता हो। शेर को बकरी का दूध पीते हुए लास्ट टाइम कब देखा था आपने? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सभी हम बहाने बना लेते हैं साइंस के गार्ब में कि हम ये चीज सही कर रहे हैं। आपने कभी सोचा, एक माँ अपनी ममता छोड़ती है अपने बच्चे के लिए दूध के रूप में, आपने बछड़े को हटा लिया, दूध ये दो लिया, क्या लगता है माँ की आह आपको लगेगी? नहीं, वो खाना आपको कभी भी फलदायी नहीं होगा। इसीलिए ये देखा गया है कि जो हम लोग ये देख रहे हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस, जैसे ही आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बंद करते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स बंद करते हैं, रिवर्स होने लगता है। द बॉडी इज ट्राइंग टू से दैट आई एम डिवाइन, मेरे अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रहते हैं और उनके वास में ये सभी चीजें सहायक नहीं है। दूसरा, दिस इज एन एनर्जी बॉडी, फिजिकल फॉर्म इज एन इल्यूजन। अगर आप ठीक से डीप में जाएंगे आपको ये स्टेटमेंट समझ में आएगा कि ये जो फिजिकल फॉर्म हम देख पा रहे हैं लोगों का, ये एक माया है, इल्यूशन है। तो इस माया में एक्चुअल चीज क्या है? क्योंकि आप देखें जब डेथ हो जाती है, नियर डेथ एक्सपीरियंस जिन जिन लोगों को है, उनको आप ये पूछिए, जो लोग गलती से मरे नहीं वापस आ गए हैं, सब लाइट की बात करते हैं, सभी, कि मुझे एक लाइट दिखा, एक ब्राइट लाइट दिखा, वो एक लाइट की बात करते हैं, विच मीन्स पाइनियल ग्लैंड के सीट ऑफ द सोल से आप ये किसी दूसरे डायमेंशन में जा रहे हैं। इस डायमेंशन को छोड़ के फिजिकल फॉर्म यहीं पे रह गया, एंड द कॉस्मिक फॉर्म, I will call it, for lack of a better term, the cosmic form enters the pineal gland and goes into a different dimension. जो लोग बोलते हैं ना मेरी दादी स्टार्स में चली गई, ये पॉसिबल है। आप खुद स्टार डस्ट हैं। इफ यू लुक एट इट, जो लोग थोड़ा डीप जानते होंगे वो ये बात समझ पाएंगे कि आप खुद भी स्टार डस्ट हैं, क्योंकि आपका यू आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। 95% कार्बन कोई एक प्लैनेट से आया, हाइड्रोजन कोई एक दूसरे सोलर सिस्टम से आया, मतलब ऐसे ऐसे करके तो आप स्टारडस्ट हैं। तो इस स्टारडस्ट में कॉन्शियसनेस आया तो जिंदगी शुरू हुई, और यही एनर्जी जो है जब एक बार निकल जाती है फ्रॉम दिस फिजिकल बॉडी, वो एनर्जी बॉडी निकल जाती है तो डेथ हो जाता है, एंड दैट एनर्जी बॉडी मूव्स। वो जब लाइफ फोर्स उसको बोलते हैं, उस एनर्जी को, जैसे प्राणायाम को लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज समझते हैं, प्राण इज नॉट, यस ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ प्राण, बट प्राण इज लाइफ फोर्स, इट्स नॉट ब्रीदिंग ओनली, ब्रीदिंग कैन बी अ पार्ट ऑफ प्राण। तो इस लाइफ फोर्स को हम जब बॉडी में घुमाते हैं और घुमाना सीख जाते हैं, तो वो एक कुछ चैनल्स में जाता है। वो जो मेडिकल एम्ब्लेम है, चूंकि हम डॉक्टर्स हैं हमें वो जानना चाहिए, मेडिकल एम्ब्लेम किसी से पूछिए कि वो मेडिकल एम्ब्लेम क्या है, वो एक स्वॉर्ड है और दो तरफ सांप है। तो मेडिकल साइंस में आपका सांपों से क्या लेना देना है? बाय द वे, सांपों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सांप मेरे को लगता है जितने भी लोगों से पूछे वो ग्रीक पे जाके रुक जाते हैं, क्योंकि भारत तक तो आ ही नहीं सकते हैं। अगर भारत तक आएंगे तो वो शान के खिलाफ हो जाएगा वर्ल्ड के, और लोग भारत तक आने नहीं देते हैं। मैं आज तक ये ढूंढ नहीं पाया गूगल में, या कोई ढूंढ नहीं पाया है। यस, ये जो मैं ये दिखा रहा हूं, ये जो सामने का ब्रेन है, जो थिंकिंग ब्रेन कहते हैं, संस्कृत में शिरो ब्रह्म कहते हैं, इंग्लिश में सेरिब्रम कहते हैं। क्या ये दोनों वर्ड्स में कोई सिमिलैरिटी है क्या?
अगर है तो गूगल पे क्यों नहीं है? गूगल पे क्यों बोलते हैं कि सेरिब्रम ग्रीक से आया है? क्या शिरो संस्कृत और लैटिन में सबसे पुराना लैंग्वेज कौन सा है? अब मुझे लगता है पूरी दुनिया में ये डाउट नहीं है कि संस्कृत है। और ये स्टाफ ऑफ हर्मिस जो आप देख रहे हैं, मैं ये बताना चाहूंगा इसमें, विल कम टू सेरिब्रम एंड शिरोब्रम। ये स्टाफ ऑफ हर्मिस जो है, ये बीच में आपका वर्टिब्रल कॉलम है, और ये दोनों तरफ जो सांप दिख रहे हैं ये वेगस नर्व, ये सिंबॉलिक है, क्योंकि आयुर्वेद में भी आपको सेम चीज दिखेगा। जब जब आप कुंडलिनी जागरण करेंगे सेम चीज दिखेगा। तो ये वेगस नर्व है और ये वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम के चारों तरफ वेगस नर्व फ्रॉम योर प्रोस्टेट ग्लैंड एनाटॉमिकली टू योर पाइनियल ग्लैंड चलता है। और वेगस नर्व प्रोस्टेट को भी उतना ही अच्छे से वो करता है जैसे पाइनियल ग्लैंड को करता है, और उसको फिजिकली कनेक्ट करता है। क्योंकि अब तो वेगस नर्व पे जितने स्टडीज, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, अभी भी बहुत कुछ चल रहा है, बट एनीवेज जो स्टडीज अब तक आ चुकी हैं साइंस में, हमें पता है कि अगर हमने वेगस नर्व और पाइनियल ग्लैंड पे काबू पा लिया तो पूरे लाइफ पे काबू पा सकते हैं, पूरे प्राण पे काबू पा सकते हैं। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण आप मूलाधार चक्र से, मूल आधार, बेसिस, सर्वाइवल के लिए यही चक्र जरूरी है, मूलाधार। मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्र, उसके ऊपर मणिपूरक, उसके ऊपर अनाहत, उसके ऊपर विशुद्धि, उसके ऊपर आज्ञा चक्र। आज्ञा के बाद आउट ऑफ द बॉडी भी 3 चक्र होते हैं, एक चक्र मेंशन करूंगा, उसको सहस्त्रार कहते हैं। तो यही 7 चक्र हैं। और यही 7 चक्र, कभी आपने सोचा होगा, मैं डॉक्टर संजय इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए फॉर आवर लेडीज हु आर प्रेजेंट हियर, मैं एक बात पूछना चाहूंगा। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन कि उसको जागृत कैसे करते हैं पाइनियल ग्लैंड को? आप एनर्जी को ट्रेन करेंगे इस चैनल में मूव करने के लिए तो पाइनियल ग्लैंड आप एक्टिवेट कर सकते हैं। इट इज नॉट अ वन डे प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। पहले पाइनियल ग्लैंड को क्लीन करना पड़ता है, उसका कैल्सिफिकेशन हटाना पड़ता है। जैसे ही आप कैल्सिफिकेशन हटाएंगे, अगर कोई बीमारी है इंक्लूडिंग कैंसर, आप देखेंगे धीरे धीरे वो डिजीज रिग्रेस कर रहा है, जैसे जैसे कैल्सिफिकेशन ऑफ द पाइनियल ग्लैंड डीकैल्सिफाई होता जाएगा। तो पाइनियल ग्लैंड हैज दैट पावर टू रिग्रेस ऑल डिजीजेस, ऐसा मेरा मानना है। मैं इसी को प्रूव करने के लिए पीएचडी कर रहा हूं, इसी को प्रूव ये करने के लिए। सो आई हैव सम डेटा विच आई हैव कलेक्टेड। मे बी जब मैं पेपर लिखूंगा तो मैं ये सभी कुछ पब्लिश करने की कोशिश करूंगा, अगर मेरी बात कोई एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ साइंटिफिक ये, इसमें कई लोग मेरी बातें एक्सेप्ट करने में थोड़ा उनको प्रॉब्लम होता है, बिकॉज ये चीजें थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट है। जब तक आप उस लेवल पे नहीं आएंगे तब तक आप ये नहीं कर पाएंगे। कमिंग बैक टू द लेडीज हु आर लिसनिंग टू दिस प्रोग्राम, मैं एक चीज उनसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। अभी जो कोचिन में जो टेम्पल था, वो अयप्पा टेम्पल, लॉर्ड अयप्पा के टेम्पल में लेडीज को जाना, सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि लेडीज जा सकती हैं उसमें। तो लेडीज ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ी खुश हो गई कि अब हम जा सकते हैं वहां पे। ये सब ढकोसले थे और ये थे, और ये इनके जो पंडित थे उनके ये किए हुए। मैं एक बात रिमाइंड करना चाहूंगा कि पहली बात तो अयप्पा टेम्पल कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, वहां कोई पिकनिक मनाने ये नहीं जाता है। दूसरा, इट इज नॉट अ रेस्ट्रिक्शन, इट इज अ प्रेस्क्रिप्शन। यू आर प्रेस्क्राइब्ड नॉट टू गो, इट इज नॉट अ रेस्ट्रिक्शन। अगर इतनी बातें समझ लेंगे तो आप प्राण भी समझ जाएंगे, प्राण का मूवमेंट भी समझ जाएंगे, पाइनियल ग्लैंड भी समझ जाएंगे। अगर आप अगम शास्त्र में जाएंगे और देखेंगे कि मंदिर कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, कोई भी मंदिर कंस्ट्रक्ट कैसे होता है,
ये जो चक्र हमने मेंशन किए, इन्हीं चक्रों के बेसिस पे कंस्ट्रक्ट होता है। इसीलिए आप मंदिर में जाके बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, आपको लगता है एनर्जी आ गई, जबकि आपने कुछ खाया नहीं, वो सिर्फ चरणामृत लिया या कुछ प्रसाद खाया होगा, आपको लगता है बहुत एनर्जी आ गई, बिकॉज एनर्जी मूव करती है वहां। और आप याद रखिए, वो स्टैचू नहीं है, प्राण प्रतिष्ठान किया जाता है। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि उसमें प्राण फूका जाता है। इट्स लाइव गॉड देयर। और लाइव गॉड, गॉड इज व्हाट, हम तो बहुत कम शब्दों में नहीं बता पाएंगे, लेकिन इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सूरज। शंकर भगवान, जिनको सबसे महादेव माना जाता है, देवों के देव महादेव, वो आदि योगी हैं। लेकिन आदि देव कौन है? सूरज। ये सोचने ऐसी बात है, प्रत्यक्ष देवता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन प्लैनेट अर्थ इज द सन। और इसीलिए सन गेजिंग से बड़े आराम से आप पाइनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर सकते हैं, अगर बहुत देर तक सन गेजिंग कर लिया। लेकिन हमें मॉडर्न मेडिसिन में डराया गया है कि अल्ट्रावायलेट रेज हैं और वो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। आप देखिए, मैं रोज सूरज को 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम डायरेक्टली देखता हूँ, डायरेक्टली। मेरी आंखें तो आज तक तो चश्मा भी नहीं लगा, मैं एक बार में सुई में धागा ये घुसा सकता हूँ, कभी चश्मे की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो ये एनर्जी हमारे ख्याल से सन से ही आता है और ये चीज की जा सकती है। These are ways how you can activate your pineal gland. I took a very wavery way, a wavery road to reach to this conclusion, but I think the interest of the people will be there because कई बातें इसमें ऐसी थी जो कई लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग ये लगेगी, they would want to know more। और अपने इस कार्यक्रम का मतलब भी ये था कि जिज्ञासा को जगाया जाए।